हाँ तो मित्रों, करंट अफेयर्स बैकलॉग समाप्ति एंडेवर यानी CBSE के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है कि जहाँ पर 16 अक्टूबर रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में क्या हुआ था हम देख लेते हैं। पेज 1, 2, 3, 4 में कुछ काम का नहीं, एडवर्टाइजमेंट ही है। पेज 5, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं लेकिन उसको इस्तेमाल करने की कोई योग्य नीति या प्रणाली दिख नहीं रही है, तो ये काफ़ी जोखिमपूर्ण है। न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेशन, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा अमेरिका के प्रेसिडेंट बिडेन कह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अब अमेरिका की पाकिस्तान को गोद में बिठाने की जो नीति है वो थोड़ी कम हो रही है। दूसरे जो समाचार है अपन वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। पेज 6 कुछ काम का नहीं। पेज 7, अमूल ने दूध के दाम और 2 रुपये बढ़ा दिए। इन्होंने पहले मार्च में बढ़ाया था, फिर जून में बढ़ाया, फिर अगस्त में बढ़ाया, अभी अक्टूबर में बढ़ा रहे हैं। मतलब जैसे कुछ अलार्म क्लॉक लगा के रखा है कि बढ़ाते रहना है। हालांकि याद करो कुछ दिन पहले हमने समझा था कि कैसे मिल्क इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है, जो हरा भरा घास चारा मिलना चाहिए वो टाइम पे मिल नहीं रहा है। उसके ऊपर ये लंपी स्किन डिजीज़ के चलते 1 लाख से ज़्यादा मवेशी मर गए हैं, तो दूध की शॉर्टेज हो रही है और सामने स्वाभाविक है तो फिर थोड़ा दाम बढ़ रहा है। हालांकि जो फार्मर्स हैं उसको इसमें इतना फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो रही, फ़ायदा नहीं हो रहा है। 1 क्विंटल गेहूं चावल खरीदने का जो खर्च होता है उतना ही प्राइस ये हरा भरा घास चारा खरीदने का हो रहा है। तो मिल्क इज़ बिकमिंग लेस प्रॉफिटेबल एक्टिविटी फॉर द फार्मर्स। फिर समाचार में कर्नाटक म्यूनिसिपल डेटा सोसाइटी में ढेर सारी नौकरियां हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट प्रोग्रामर, बिजनेस एनालिस्ट, लेकिन ये सब ऐसी है कि जहाँ पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और फिक्स सैलरी है 25,000 से लेके 50,000 और उसके ऊपर भी। इसका मैंने अलग से पोस्टर अभी डाला है। फिर एथिक्स के लिए केस स्टडी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी, उसमें कुछ विद्यार्थियों ने वीडियो बनाया कि जहाँ पर वो नॉनवेज खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और टर्चन दिखा रहे हैं, और ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रेक्टर होंगे उन सब ने सख्ती से काम किया। हाँ तो सिंपल सी केस स्टडी कि ऐसा कुछ होता है तो फिर आप हॉस्टल के रेक्टर या यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में क्या करेंगे। बहुत आसान है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की एक तो गुजरात में दारूबंदी है, शराबबंदी है, तो ये दारू लाए किधर से, तो पुलिस की कंप्लेन करो पहले तो। फिर हॉस्टल के अंदर ही जो कैंटीन में खाना बने वो एक चीज़ है, ये लोग अपने रूम में कहीं से नॉनवेज ला के पका रहे थे वगैरह, वो वाली चीज़ भी जो हॉस्टल के रूल्स के खिलाफ हो तो उस पर भी इंक्वायरी हो, और अपने पास वीडियोग्राफिक प्रूफ भी हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ही वायरल वीडियो बना दिया था। और फिर उनसे सख्ती की जाए, सेमिस्टर में सस्पेंड करना है वगैरह। फिर ये भी पता चला इसमें कुछ ऐसे भी लड़के थे जो असल में हॉस्टल में कॉलेज के स्टूडेंट नहीं, बाहर वाले थे, वो कहीं से आ गए थे। तो सिक्योरिटी गार्ड की गलती थी, किसने इनको अलाउ किया, रेक्टर की गलती थी, उन सब पे भी सख्ती हो। CCTV कैमरा लगाए जाएँ, एंट्री एग्जिट का रजिस्टर बनाया जाए, रात को जो भी नाइट कर्फ्यू होता है कि इतने बजे के बाद कोई आना जाना नहीं चाहिए, वो चीज़ पे सख्ती हो, क्योंकि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका काम पढ़ाई लिखाई है और ये सब नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट कहें नहीं नहीं हमारी पहली गलती, हमको माफ़ कर दो वगैरह, तो व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, वो देखना चाहिए उसका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो गलत दोस्तों की संगत में हो गया था या खुद से ही बुरा आदमी है, वो जो पश्चाताप कर रहा है, जो माफ़ी मांग रहा है, वो जेन्युइन है कि नहीं। आप कहें नहीं वो तो कैसे पता चले, वो तो लिख के कुछ भी दे देगा ना, आई एम सॉरी। पर भाई समझिए, आप जो कॉलेज का प्रिंसिपल है उतने कितने साल देखे होंगे, कितने अलग अलग विद्यार्थी देखे, सो ही कैन फाइंड आउट कि हाँ वो जेन्युइन अपोलॉजी है या वो तो रूबरू बुला के आँख में आँख देख के वो बात करे। सो लाइक दैट यू विल डू द वर्क। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सख्ती में उसको कायमी कॉलेज से निकाल दिया जाए किसी को और फिर उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाए वगैरह। सो सम कंपेशनेट ग्राउंड में क्या मिडल वे हो सकता है वो भी सोचने की ज़रूरत होगी। हालांकि जो शराब पीना है जो कि इलीगल चीज़ है गिवन द लिकर लॉज, तो उस पर तो पुलिस जो करे वो उनको करने देना चाहिए। इसको बाहर से एग्ज़ाम में बैठने देना है कि नहीं, वो उसमें थोड़ा जो भी रियायत या रिलैक्सेशन डिपेंडिंग ऑन द पश्चाताप ऑफ दैट स्टूडेंट, उसके पेरेंट, फैमिली क्या सिचुएशन है वगैरह देख के डिसीजन लेने चाहिए। पेज 8 पे एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 9 पे एक और केस स्टडी मिलती है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। वहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाली थी तो पेपर किसी ने पहले ही फोड़ दिया या लीक कर दिया, ऐसी चीज़ आ रही है, ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगेन यू आर द कॉलेज प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, तो ऐसा ही सब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या, सबसे पहले तो इंक्वायरी करो कि ये जो व्हाट्सएप पे पेपर घूम रहा है जेन्युइनली क्या यही पेपर था हमारा और लीक हो गया है। अगर हाँ तो कौन कौन लोग थे, सबकी लाइन लगाओ और उनकी इंक्वायरी करो, सख्त से सख्त उसको पुलिस केस करके सज़ा दिलवाओ। और फ्यूचर में
ये रिपीट ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, कम लोगों को पेपर सेटिंग में रखा जाए, एकदम लास्ट मिनट तक के बाद ही उस चीज़ को एग्ज़ाम हॉल तक भेजा जाए। उसकी जो प्रिंटिंग एजेंसी है वो भी क्रेडिबल लोगों की होनी चाहिए। पर्सनली भी आप मॉनिटर करते रहें, ऐसे कॉन्फिडेंशियल जो काम होते हैं अपने जो भी जूनियर स्टाफ है उसके भरोसे मत रहो। जहाँ संभव हो तो सीधा डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जिसमें लाइव क्वेश्चन तुरंत ही दिखे पहले से, मतलब सेंटर तक पेपर पहुँचा और खोल के उसको देख सकते हैं, वो वाली सिस्टम थोड़ी कम हो वगैरह वगैरह एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इसमें तो सख्ती से ही काम होगा, इसमें पर कि वो माफ़ी मांगता है मेरा हृदय परिवर्तन हो गया मैं पश्चाताप, तो इसमें पश्चाताप का कोई है नहीं। पेपर लीकिंग पे तो सख्त सज़ा ज़रूरी बनती है। आप कहेंगे तो तुम तो अभी तो बोला वो जो शराब पी रहे थे उसमें थोड़ा कंपेंसेशन की कुछ तुम कंपेशन की बात कर रहे थे, इधर क्यों नहीं? भाई आप समझिए जो क्वेश्चन पेपर लीक किया उसका मतलब कि आप किसी और का मौका छीन रहे हैं। यू आर स्टीलिंग समवन एल्सिस चांस, जो यूनिवर्सिटी का टॉपर बन सकता था जिसको आगे कैरियर में तरक्की हो सकती थी, तो वो ज़्यादा गलत है कंपेयर टू ये कि हॉस्टल के अंदर वो कुछ कर रहे थे वगैरह। ऑफकोर्स दैट इज़ ऑल्सो इलीगल, लेकिन उसमें ये भी हो सकता है पीयर प्रेशर के चलते, गलत सोबत के चलते ये हॉस्टल के अंदर वो जो भी नंगापा चला रहे थे। सो देर मे बी सम केस फॉर कंपेशन देयर बट नॉट इन केस ऑफ पेपर लीक। ऐसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोटा, जहाँ पर ये नीट आईआईटी वगैरह एग्ज़ाम का बड़ा कोचिंग सेंटर और हब बन गया है, 41 स्टूडेंट गंदा पानी पीने से लीवर इन्फेक्शन हो गया, बीमार हो गए और एक लड़का उसमें मर भी गया। तो यहाँ पर अगर आप ये जो एरिया है सिटी है उसके म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आप क्या करेंगे? अगेन सिंपल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की तुरंत सोर्स आइडेंटिफाई करो, कहाँ से गंदा पानी पी रहा है, कौन सा टैंकर सप्लाई हो रहा है, कौन सी टंकी में ये चीज़ है, उसको जल्द से जल्द साफ़ करवाया जाए, उबला हुआ पानी सब लोग पिए, सख्ती की जाए, ये सब करें। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होंगे? अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज़ कि ये अंधाधुंध इतने सारे कोचिंग क्लास खुल गए हैं, उसके अंदर इतने सारे हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह दिया जा रहा है, तो क्या उनके पास वो बुनियादी सुविधा बेसिक फैसिलिटी है कि नहीं? वाटर, सैनिटेशन, मॉस्किटो रिपेलेंट, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी, तो वो सब चीज़ों को देखा जाए, उनका सब इंस्पेक्शन हो, फायर सेफ्टी से लेके हर चीज़ का। और जो भी काम ठीक से नहीं करा उनका या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, पेनल्टी लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा ही एजुकेशन का चौथा भी समाचार पेज 10 से मिलता है कि उत्तर प्रदेश में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी पीईटी होने वाली है, जिससे वहाँ पर ग्रुप सी क्लास 3 लेवल की जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है वो होने वाला है। लेकिन उसके लिए इतने सारे लोग एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, टोटल 37 लैक्स कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। आप सोचिए यूपीएससी में करीब कितने अप्लाई करते होंगे? आई थिंक 10-12 लाख पीपल, जिसमें से असल एग्ज़ाम देने आते हैं करीब 5 लाख लोग। तो इधर अगर 37 या 35 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया, आधा भी गिनो तो कितना होगा? करीब 18 लाख लोग एग्ज़ाम देने आए होंगे। तो रेलवे, बस, होटल, कहीं पर भी जगह नहीं, लोग सड़कों पे सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर कहीं भी सो रहे हैं, ऐसी सब अव्यवस्था, अराजकता हो रही है। तो आप एग्ज़ाम के ये जो मुखिया हैं, चेयरमैन हैं ये यूपी स्टेट सर्विस बोर्ड के, आप क्या करेंगे इसके लिए? तो इसमें तो प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से लेने चाहिए। इतने सारे लोग आने वाले थे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन सबको नोटिफाई करना था कि हमारे यहाँ सेंटर है, इतना इतनी भीड़ हो सकती है। रेलवे को सूचित करना था ताकि कोई भी जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, वरना ये होगा फिर ये लोग कुछ भी, कोई बिना खाए पिए कुछ बीमार होके मर गया, या कुछ ऐसे मन चले लोग हैं जो लड़कियों को छेड़े या कहीं तोड़फोड़ करे गाड़ियों की आफ्टर द एग्ज़ाम इज़ ओवर। तो वो सारे चीज़ों को रोकने के लिए पहले से प्री प्लानिंग लंबे समय से करना ज़रूरी था। या फिर ये भी हो सकता था कि ये एग्ज़ाम एक बार में न लेते हुए चरणों में लिया जाए, इन स्टेजेस, जैसा ये दूसरी सब कैट एग्ज़ाम वगैरह होती है या यूजीसी नेट एग्ज़ाम होती है कि आज होगी कंप्यूटर टेस्ट, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून, दूसरे दिन, तीसरे दिन, टू स्प्रेड आउट दिस कंजेशन। ये सब ऐसा नहीं कि सब कुछ पूछा ही जाएगा, अपन आप कुछ देखते हैं, सोचते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास कुछ टोटके आ जाते हैं, टेम्पलेट्स आ जाते हैं, ताकि जो भी एथिक्स में पूछे, कुछ इंटरव्यू में आपको रोल प्ले, केस स्टडी पूछा जाए तो आप उसे हैंडल कर सकें। आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसका वो इन्फोग्राफिक्स टाइप का पोस्टर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, वो देख लेना। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का रैंक इसमें सतत रूप से गिर रहा है। 2020 में 94 था, 2021 में 101, अभी और गिर के 107 107 हो गया। इसमें जो भी चार चीज़ें मेजर की जाती है, अंडर नॉरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग वगैरह, आयरलैंड और जर्मनी की कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको बनाती हैं। भारत सरकार ने रिपोर्ट खारिज किया है, क्योंकि ये अपने 133 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उसमें इन लोगों ने करीब 3000 लोगों का ही सैंपल सर्वे किया और उस हिसाब से उनको प्रश्न भी कुछ ऐसे पूछे कि क्या आपको लगता है आपने कल कम खाया था? अब वो कहे हाँ मैंने कम खाया था, और ऐसे 3000 लोग बोले हाँ तो पूरे भारत में भूखमरी में सब लोग मर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ थिंग इज़
हैपेंड, ऐसा सरकार का अपनी तरफ से भारत सरकार ने पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो वगैरह में स्टेटमेंट दिए। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव रिजेक्टेड दिस रिपोर्ट। पेज 11 इकोनॉमी, वो विंडफॉल टैक्स ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल पेट्रोल डीजल वो आता है जाता है, कुल मिलाकर बात क्या है। विंडफॉल प्रॉफिट का मतलब कि अप्रत्याशित रूप से अचानक से सपने में नहीं देखा हो इतना मुनाफा हो जाए। वो इसलिए हो सकता है कि भारत के अंदर हम कोई क्रूड ऑयल में से पेट्रोल डीजल बनाते हैं और उसको अगर एक्सपोर्ट करते हो और अचानक विश्व बाजार में रशिया यूक्रेन वॉर या किसी कारण वो पेट्रोल डीजल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं उसको विंडफॉल प्रॉफिट अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में दो प्रॉब्लम आएंगे। एक तो ये जो भारत की रिफाइनरी है वो भारत के लोकल पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल सप्लाई नहीं करेंगी, वो सारे का सारा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, वहाँ जहाँ पर ज़्यादा शॉर्टेज होगी शायद रशिया यूक्रेन में, उसको बहुत माल कमाएंगे हम। सो इट विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल डीजल इन इंडिया, जिसके चलते फ्यूल इन्फ्लेशन और बहुत क्राइसिस हो सकती है। तो भारत सरकार क्या करे, इस पर ज़्यादा टैक्स लगाए ताकि अपने आप वो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियाँ उनको देखे यार इतने टैक्स के बाद तो प्रॉफिट बचता ही नहीं है, सो बेटर वी नॉट एक्सपोर्ट इट। तो ऐसा करते हुए उन्होंने सब टैक्स जो लगाए हैं उसको हम कहते हैं विंडफॉल टैक्स। तो वो ऐसा होता है जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल का भाव थोड़ा चढ़ता है कम होता है उस हिसाब से ये लाते हैं ले जाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं। बॉल बाय बॉल कॉमेंट इज़ गोइंग ऑन, हर बार समझना ज़रूरी नहीं। हालांकि कुछ लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे तो उनको मैंने समझा दिया कि ये क्या है। मित्रों, रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट, तो उसमें रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है कि पहले मान लो $1 की वैल्यू थी 75 रुपीज़, अभी हो रही है 81 रुपये 82 रुपये ऐसा। अब ऐसी आग को बुझाना हो तो क्या कर सकते हैं, हमें मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ाना होगा। अब विजुलाइज करिए, अगर प्याज महंगे हो गए तो हम प्याज का सप्लाई बढ़ा के प्राइस को कंट्रोल करते हैं, तो अगर डॉलर महंगे हो रहे हैं तो उसको डॉलर का सप्लाई इंक्रीज़ करो। आरबीआई खुद डॉलर छाप नहीं सकता, लेकिन उसने जो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर पड़े होंगे उसमें से कुछ डॉलर वो मार्केट में सप्लाई करे, बेचे और चीज़ों को नॉर्मलाइज करे। लेकिन अमेरिका की एक क्वांटिटेटिव एजिंग के बाद अभी जो फेड टेपरिंग नीति है, जहाँ पर वो डॉलर सप्लाई खुद कम कर रहे हैं और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सब भाग रहे हैं, वो मामले क्या मैं यूट्यूब वीडियो में बार बार बता चुका हूँ। उन सब के चलते डॉलर की इतनी शॉर्टेज है कि आरबीआई अपनी तिजोरी खाली भी कर ले तो भी आग को वो बुझा नहीं सकते, और ऐसा बाकी देशों का भी वही रोना है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और उसकी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन, गीता गोपीनाथ, जो भारत की हैं या भारतीय मूल की है, उसने ऐसा सजेस्ट किया सब देशों को कि तुम अब अपना फॉरेक्स रिजर्व बचा के रखो। ये डॉलर को स्टेबल करने के चक्कर में अपने फॉरेक्स रिजर्व से बहुत ज़्यादा डॉलर बेचते मत रहना, उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। सो दैट इज़ द स्टैंड ऑफ IMF ऑन दिस एंटायर मैटर। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा अपने निर्मला सीतारमण ने कि ये जो हम सब्सिडी देते हैं गरीबों को, किसानों को, बिजनेसमैन को, तो सब्सिडी मतलब वो अपने आप खराबी है, पॉपुलिस्टी है, फ्रीबाई है, ये वाली जो सोच है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यूनिडायमेंशनल एक आयामी जो ये सोच चलती है वो गलत है। हमें गरीबों को भी सब्सिडी देनी होगी, चाहे किसान को 6000 रुपये PM किसान योजना में दिया, या गरीब लोग को मकान बनाने के लिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी 1.5 लाख रुपए के आसपास दिया, या गरीब महिलाओं को LPG सिलेंडर पर सब्सिडी दी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये सब तो मेरिट सब्सिडी है, ये सब इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा उनका सब लॉजिक है। फिर पेज 12 के आगे सब संडे इंडियन एक्सप्रेस है तो वो सब ब्लॉग टाइप की चीज़ है। पेज 13 पर कॉलम, लेकिन कुछ खास मज़ेदार नहीं आया। पेज 14 इंटरनेशनल समाचार में एक तो पर्सन इन न्यूज़, कैप्टन हरप्रीत चांदी, वो ब्रिटिश सिख महिला ऑफिसर हैं जो पहली इंडियन ओरिजिन महिला है जिसने साउथ पोल का पूरा ट्रैकिंग किया। मित्रों, ब्रिटेन में एक नया कैंपेन कुछ चल रहा है कि स्टॉप न्यू ऑयल, मतलब ये ऑयल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो भी ऑयल पेंटिंग बनते हैं, प्लास्टिक बनता है, पेट्रोल डीजल बनता है, उन सब का उपयोग रोको, पर्यावरण को बचाओ। तो इसके जो एक्टिविस्ट हैं, जस्ट स्टॉप ऑयल के एक्टिविस्ट, उन्होंने विंसेंट वैन गॉग, उसकी एक पेंटिंग थी तो उसने ऑयल पेंटिंग किया होता, ऑयल को रोको ऐसा हाईलाइट करने के लिए उन्होंने टोमेटो सूप इस बहुत ही कीमती पेंटिंग पे डाल दिया। हालांकि उस पर ऑफकोर्स कांच का वो ग्लास सीलिंग था तो कुछ बिगड़ा नहीं, बट देन दे वांटेड टू हाईलाइट इट, तो ऐसा उन्होंने किया। और ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस है, सभी ने कानून भंग या जो भी। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या सच में ये चीज़ है? देखिए, गांधी जी भी सिविल डिसोबीडियंस किया था, लेकिन दूसरों का कुछ बिगाड़ दो, तोड़फोड़ करो, वो तो सिविल डिसोबीडियंस नहीं कह सकते, वो अहिंसा नहीं कह सकते आप। कानून को न मानना एक बात है, लेकिन कानून का भंग करना, कि म्यूज़ियम है, गैलरी है, इतनी बेशकीमती पेंटिंग रखी है, उस पर जाके टोमेटो सूप फेंक देना, दैट इज़ इलीगल।
अब कुछ लोग कह सकते हैं नहीं ये तो हाईलाइट करना था ना, सब तो ज़रूरी है एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, और भी कर सकते, ग्रेटा थनबर्ग और वो सब कर ही रहे हैं ना। तो भले एंड गोल नोबेल हो, बहुत ही अपना उम्दा विचार हो, उद्देश्य हो, लेकिन उसको हासिल करने का ये जो तरीका, मीन्स, मेथड, वो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में 1971 में जो पाकिस्तान की फ़ौज ने बांग्लादेश में कत्लेआम, नरसंहार किया था, जेनोसाइड, कि जहाँ बंगाली और हिंदू लोगों को हत्या, बलात्कार, नरसंहार हुआ था, उसके खिलाफ अमरीकी लोकसभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 2 सांसदों ने रेजोल्यूशन, प्रस्ताव पेश किया है। तो ये भी दिखा, अभी याद करो कल हमने देखा या आज ही देखा, प्रेसिडेंट जो बिडेन खुद बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो है चीज़ वो सब डेंजरस है, और अब ये वाला भी चीज़, तो ये दिखा रहा है कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान से अपने को अलग कर रहा है। उसके बाद पेज 15, 16, 17, 18 कुछ खास काम का नहीं, वही सब संडे है तो वो लाइफस्टाइल टाइप की न्यूज़ है। आप अपनी वोकेबलरी को बेहतर करने के लिए कुछ कॉलम पढ़ सकते हैं, पर बाकी ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ हो रहा है? हाँ, तो राजीव गांधी का है तो कांग्रेस की सरकार हो, ऐसा कोई जगह होगा, तो ये राजस्थान में होने वाला है। एनीवे, सो दैट वाज द 16 अक्टूबर संडे न्यूज़पेपर। अभी मैं कोशिश करता हूँ आज ही तीसरा और चौथा, सोमवार मंगलवार का भी मैं बैकलॉग कंप्लीट कर दूँ। सी यू अगेन।